बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम 16th लेक्चर सेकेंड केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं और हमने चैप्टर 17 स्टार्ट किया था विच इज़ अबाउट द अल्काइल हैलाइड्स एंड द एमीन्स। और आज के रिएक्शंस में हम बहुत अहम टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, और इसकी दो टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विच आर द E2 रिएक्शंस एंड E1 रिएक्शंस। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अल्काइल हैलाइड कैन आल्सो शो एलिमिनेशन रिएक्शन, मीन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो वो जो कार्बन जो हैलोजेंस के साथ अटैच है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और साथ वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, अगर ये दो रिमूव कर दिए जाएं तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन, और हमें अल्कीन हासिल होगी। सो दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। तो इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, और इसको कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 अगर है तो इसको हम कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। तो अल्काइल हैलाइड दो किस्म के रिएक्शन शो कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, ये एक रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड में अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है अगर ये बीटा हाइड्रोजन को पिक कर ले और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर जाए, वी विल गेट द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे कार्बन के ऊपर विच इज अल्फा कार्बन एंड दिस हैलोजन इज रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करेगा इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कि अगर यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन को पिकअप करे तो इस केस में हम कहेंगे कि ये बेस का काम कर रहा है, और जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर रहा है जो अल्फा कार्बन है तो हम कहते हैं कि नाउ इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस विल पिक अप द हाइड्रोजन और हमारे पास ज्यादातर एलिमिनेशन प्रोडक्ट हासिल होती है। तो इसी तरह एलिमिनेशन के रिएक्शंस की दो टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म कि ये रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन और हैलोजन क्या ये एक स्टेप में हो रहा है या दो स्टेप में हो रहा है। तो इसलिए जिस तरह हमारे पास SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन थे, इस तरह दैट इज E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन को हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर और E2 को हम कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो हम इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं E2 मैकेनिज्म। दिस इज सिमिलर टू द SN2। जैसे SN2 हमने कहा था ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and removal of living group that takes place in a single step. Similarly, this is the removal of proton and removal of this leaving group. Both takes place simultaneously. So it is bimolecular one-step elimination कि बीटा हाइड्रोजन का रिमूव होना और हैलोजन का रिमूव होना both takes place in one step. तो ये जैसे ये बेस है ये यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनने जा रहा है और दिस लीविंग ग्रुप इज गोइंग टू लीव। तो ये सारे एक ही स्टेप में होंगे, जैसे ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि ये यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनने जा रहा है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड मेक हो रहा है, और ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट और वी गेट द अल्कीन। तो जिस तरह हमारे पास SN2 रिएक्शन के कुछ काइनेटिक्स कुछ एविडेंसेस थे, इस तरह इसके भी कुछ एविडेंसेस हैं। क्योंकि ये सिंगल स्टेप है तो अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू K कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी सेकंड ऑर्डर, और हमें पता है कि इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूलर। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब आ जाते हैं E1 मैकेनिज्म की तरफ। तो E1 मैकेनिज्म जो है दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर और इसमें दो स्टेप प्रोसेस है, जैसे SN1 में था कि सबसे पहले जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करता है
और लीव ग्रुप करने के बाद हमारे पास कार्बोकेटाइन हासिल होता है जिसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। और अगले स्टेप में जो है वो बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन को पिक करेगा एंड वी गेट द एल्कीन। तो इसमें भी हम अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप है, इसलिए जो रेट है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड ओनली एंड दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया कि रेट इक्वल टू K constant and the concentration of the alkyl halide. So we get the they depends on the concentration of the only alkyl halide. तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये यूनिमॉलिक्यूलर है। तो यहाँ पर कुछ एविडेंसेस भी हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट का बनना, एलिमिनेशन प्रोडक्ट का बनना भी शो करता है कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होता है कि ये लीविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं एंड वी गेट दिस कार्बोकेटाइन। सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और हमें मालूम है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो अगले स्टेप पे ये जो अल्काइल ग्रुप है it is migrated from this carbon to this carbon and is called as the rearrangement। तो यहाँ से जो मीथाइल है ये शिफ्ट हो गया दिस कार्बन से इस कार्बन की तरफ, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नो दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन और अब जो है वो बेस जो है वो वहाँ से बीटा हाइड्रोजन पे कर लेती है एंड वी गेट द अल्कीन। सो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट हैज बीन इंडिकेटेड by the presence of more than one kind of elimination products. A relatively less stable carbonium ion rearranges to give stable carbonium before giving the elimination product. So during elimination there is some rearrangement. तो जो less stable carbonium ion है हम उससे more stable carbonium ion की तरफ move करते हैं। तो इस तरह एलिमिनेशन की हमने दो टाइप्स डिस्कस की कि E1 हो सकती है, E2 हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन की हमने दो टाइप्स डिस्कस की कि SN1 हो सकता है और SN2 हो सकता है। तो इन दोनों में कंपटीशन है कि अगर हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड हो तो ये दोनों प्रोडक्ट दे सकता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी दे सकता है। तो हम कहते हैं देयर इज ए कंपटीशन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम आज ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होगी या एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होती है। तो जनरली हमारे पास हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इज मोर फेवरेबल as compared to the elimination. Substitution is more favorable energetically, so it is dominant reaction in the substitution elimination reaction. लेकिन एक और बात ये भी है कि एलिमिनेशन के लिए हमारे पास बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर एलिमिनेशन नहीं हो सकेगा। तो अभी हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो ये एक्सप्लेन करेंगे कि किन केसेस में एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल है और किन केसेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है। तो पहला हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। क्राउडिंग विद इन द सबस्ट्रेट फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन बिकॉज अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द अल्फा कार्बन इज डिफिकल्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे पास क्राउडिंग होगी तो जाहिर है जब क्राउडिंग का मतलब ये है कि टर्शियरी हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है तो जाहिर है हमारे पास बीटा हाइड्रोजन आसानी से अवेलेबल होगा, और चूंकि बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। इस केस में अगर बात करें तो ये प्राइमरी है, ये हमारे पास जो है ये सेकेंडरी है। तो इस केस में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 88% है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट 12%। और अगर हम यहाँ पर ये सबस्ट्रेट चेंज कर रहे हैं और वही हम बेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन हमारे पास 61% हासिल हो गई। तो दूसरा बड़ा फैक्टर जो है दैट इज द नेचर ऑफ द बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगी, अगर वीक बेस होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनर इज स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है या अल्कोक्साइड आयन है, दे डोमिनेट एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो E2 को फेवर करते हैं इंस्टेड ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये है अगर हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दे हैज द पोटेंशियल टू पिक अप द बीटा हाइड्रोजन, तो हमारे पास अल्कीन प्रोडक्ट हासिल होती है।
अगर एसिटेट आयन हम यूज करें जो कि वीक है, it will attack on alpha carbon and we get the substitution product. इसी तरह एक और बड़ा अहम रोल है, दैट इज द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप का जो रोल है ये दोनों में सेम है, एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में। और ख़ास तौर पे जो टू स्टेप प्रोसेस है जैसे E1 है और SN1 है, उसमें लिविंग ग्रुप का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, हमें मालूम है। तो इसलिए रिएक्शंस में उसका जो लिविंग ग्रुप का है उतना ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होता है। जैसे ये ब्रोमीन, अगर यहाँ पर ब्रोमाइड लगा हुआ और ये पोटाशियम ट्रशीब्यूटॉक्साइड हमने यूज किया है ट्रशीब्यूटाइल अल्कोहल में, तो हमारे पास अगर ब्रोमाइड आयन है, यहाँ पे XP का BR लगा हुआ है, तो ये हमारे पास इतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं जितना ये टोसिलेट आयन। तो टोसिलेट आयन जो है ये ओटीएस ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा तो हमारे पास 99 प्रोडक्ट सफिशिएंट की हासिल होगा। और अगर पास BR हमारे पास लिविंग ग्रुप तो हमारे पास 85% एलिमिनेशन हो रही है और 15% सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसलिए जो लिविंग ग्रुप का रोल है वो SN2 और E2 रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट। अगली बड़ी अहम बात, सॉल्वेंट की नेचर। एक ही रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड दोनों। इस केस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं एक्वस, और इस केस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं अल्कोहलिक। तो बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम QH भी यूज कर सकते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जगह एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अगर हम यही अल्कोहलिक QH ले लें या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, वी गेट द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फर्क है। So elimination is favored more than substitution by decreasing the solvent polarity. So thus alcoholic KOH affects elimination while more polar aqueous potassium hydroxide is used for substitution. तो हमारे पास अगर aqueous यूज करते हैं कंडीशन तो वो मोर पोलर है। तो मोर पोलर केसेस में हमारे पास ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन हासिल होती है एज कंपेयर टू द एलिमिनेशन। So E1 is favored by polar solvents like SN1. In non-polar solvents, the reaction will follow E2 mechanism. तो हमारे पास जो है अगर aqueous कंडीशन होंगी तो हमारे पास हासिल होती है सब्स्टिट्यूशन। अगर हम वही अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट हासिल होता है। और आखिरी हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने से भी प्रोडक्ट की रेशियो चेंज हो सकती है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर will favor elimination more than substitution because substitution reaction involve less reorganization of the bond as compared to the elimination। तो हमारे पास अगर ये अल्काइल हैलाइड है और हम सोडियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, अगर 45 डिग्री पे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अल्कीन हासिल हो रही है और 47% सब्स्टिट्यूशन हासिल हो रही है। अगर हम यही रिएक्शन 100 पे करवा दें तो अल्कीन की रेशियो बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मुख्तसर बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एलिमिनेशन फेवर हो रही है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो होती है हमने बात की कि वो लो टेम्परेचर पे भी हो सकती है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। तो अगर हम आज के रिएक्शन की समरी की बात करें तो आज हमने बड़ा अहम रिएक्शन डिस्कस की है अल्काइल हैलाइड्स का, विच इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं बिकॉज देयर इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन। और इस एलिमिनेशन के दो वेज हो सकते हैं, सिंगल स्टेप और टू स्टेप। इसलिए हम इसको हम E1 मैकेनिज्म कहते हैं या E2 मैकेनिज्म कहते हैं। और एंड पे हमने डिस्कस किया कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज द एलिमिनेशन। तो हम फॉलो कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर ये एलिमिनेशन फेवर करेगी सब्स्टिट्यूशन पे एंड वाइस वर्सा। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें सेंड करें, हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।